जय हिंद साथियों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड है। तो आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ गया है, तो ये 7 जून का शिफ्ट 1 का हम लोग हल करेंगे। शायद आपके एग्ज़ाम से इसमें एक्सपेक्टेड प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर देख के जाएँ, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यही प्रश्न आ जाए, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखें और आप लोगों को ये प्रश्न आता है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों का क्या है? पहला प्रश्न है हम लोगों का, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी व्याह सामग्री के साथ खराब हो चुके हैं। कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन ए है आप लोगों का प्लास्टिड्स, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है गोल्जी। आप लोगों को सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो कोशिका का जो अपशिष्ट निस्तारण करता है और जो खराब पदार्थ होते हैं उसे कोशिकांगों से बाहर निकाल देता है। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया था स्टेज 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रीवियस ईयर एक एक क्वेश्चन पे पकड़ बनाए रखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है बार बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का दूसरा नंबर, क्या है? इन्वेंटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र के में गुणों का गुणसूत्रों का संरक्षण संरक्षण माइटोटिस के किस चरण का गठन करता है? ऑप्शन ए है टेलीफेज, ऑप्शन बी है प्रोफेज, ऑप्शन सी है मेटाफेज, ऑप्शन डी है एनाफेज। यार आरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में आया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मेटाफेज। मेटाफेज जो है वो कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण करता है और यह इन्वेटेरियल प्लेट होता है जो पशुओं में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटाफेज आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका गोल्जी का है, ऑप्शन बी है माइट्रोकांडिया, ऑप्शन सी है लवक, ऑप्शन डी है केंद्रक। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में आया था। तो इसका सही आंसर जो होगा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लवक। लवक क्या होता है? लवक को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लास्टिड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लास्टिड। आप लोग याद रखिएगा, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिड। और इसका क्या नाम है? और यह केवल क्या होता है? यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक क्या होता है? इसमें लवक में जो उर्वरक होता है वो संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, संश्लेषण के लिए ये क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप लोग याद रखिएगा, लवक जो है वो संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए सही ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा? लवक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 4 नंबर प्रश्न क्या है? इस पर एक नज़र डालिए। खाली स्थान है, को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ऐसे कौन है जो कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो आप लोगों को आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी है माइट्रोकांडिया, ऑप्शन सी है केंद्रक, ऑप्शन डी है अंतः प्रद्रव्य जालिका। यार आरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को इसका आंसर भली भांति पता होगा। ऑप्शन बी माइट्रोकांडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस प्रश्न के पीछे थ्योरी होगा तो मैं उसको थ्योरी को जरूर बताऊंगा, जिससे आप लोगों को आसानी हो सके। यह प्रश्न देखिए, यह क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो खालिस्तान में मौजूद होता है। तो साइटोप्लाज्म किस में मौजूद होता है ये आप लोगों को बताना है। साइटोप्लाज्म जो होता है केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है वसाओं और ऊतकों के बीच होता है, ऑप्शन सी तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच, ऑप्शन डी केंद्रक और कोशिकांगों के बीच। यह आरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया था शिफ्ट 2 में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच। साइटोप्लाज्म क्या होता है? यह जेली जैसा द्रव होता है, यह कोशिका के भीतर का भाग होता है। यह क्या होता है? कोशिका का जो इनर पार्ट है, यानी झिल्ली द्वारा घिरा जाता है। और यह क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं से घिरा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें 80% आप लोगों का पानी होता है। ठीक है, 80% आप लोगों का इसमें वाटर होता है। और यह क्या होता है? आमतौर पे यह रंगहीन पदार्थ होता है। आमतौर पे यह क्या होता है? रंगहीन होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? आंतरिक रूप से यह रंगहीन होता है। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे कि स्यूडोपीडिया पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचनाएं क्या है? स्यूडोपीडिया। तो स्यूडोपोडिया जो है वो ऑप्शन ए अमीबा में होता है, कि ऑप्शन बी पैरामीशियम में, कि ऑप्शन सी हाइड्रा में, कि ऑप्शन डी केचुआ में। यार आरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अमीबा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अमीबा में क्या होता है? उंगली जैसी संरचना में, उंगली जैसी आकृति में यह पाया जाता है। यह क्या होता है? यह अस्थायी होता है, यानी एक जगह पे ही नहीं रहता है। यह गति करता रहता है। क्या करता रहता है? गति करता रहता है। यह गति करता रहता है और क्या करता है? यह भोजन ग्रहण करने में मदद करता है। भोजन ग्रहण करने में यह क्या करता है? मदद करता है। तो आप लोग ये भी याद रख लीजिएगा, अमीबा में जो स्यूडोपीडिया होता है वो क्या करता है? यह बहुत ही उपयोगी है और यह भोजन ग्रहण करने में बहुत ही अहम भूमिका है, इसकी मदद करता है एक तरह से। और जो स्यूडोपीडिया का उपयोग होता है वो अमीबा का आकार बदलने में भी, और जो इसके परिवेश होते हैं इनका जो होता है वो परिवेश के अनुकूल इनका बदलता रहता है मौसम के अनुसार, तो इसका आकार भी इसी कारण बदलता है। तो कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अमीबा का आकार किसके कारण बदलता है, तो स्यूडोपीडिया के कारण इसका आकार बदलता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 7 नंबर। कोशिका के वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके वह वातावरण से अलग करता है? इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिकांग, ऑप्शन सी स्नायु कोशिका, ऑप्शन सी डी चिकनी पेशी कोशिका। यार आरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा प्लाज्मा झिल्ली। क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? यह जो होता है वो कोशिका के आंतरिक भाग इनर पार्ट और जो होता है आउटर पार्ट उसको अलग करता है। और यह झिल्ली किसकी बनी होती है? यह झिल्ली जो होती है वो वसा वसा कह लीजिए या लिपिड कह लीजिए, लिपिड, वसा लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, वसा लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है यह। याद रखिएगा आप लोग, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो वसा लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। और इसकी संरचना कैसी होती है? संरचना और कार्य एकदम कोशिका जैसी होती है। और यह झिल्ली जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, यह क्या है? झिल्ली अर्धपारगम्य, ये भी आप लोग याद रखिएगा, यह अर्धपारगम्य झिल्ली है। कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में कि अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी है इसमें से। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। यह कुछ पदार्थों को तो अंदर ले लेती है और कुछ पदार्थों को बाहर जाने की अनुमति देता है, कुछ पदार्थों को अंदर जाने की, और जबकि अन्य को ये क्या करती है? रोकती है। और यह कोशिका के जो आकार बदलने में यह भी मदद करती है। तो इस प्लाज्मा झिल्ली आप लोगों का सही हो जाएगा। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा, वसा लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है और अर्धपारगम्य झिल्ली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह कई बार पूछ लिया गया है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में। तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इटियोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी सीरोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो साइटोलॉजी होगा। ऑप्शन बी सही होगा, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को। ठीक है, अगर हम पढ़ें कि जो कुत्तों का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? जो कुत्तों का अध्ययन होता है, कुत्तों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? कुत्तों का अध्ययन, यह भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। जो कुत्तों का अध्ययन होता है उसे साइनोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग, साइनोलॉजी। साइनोलॉजी क्या है? वो कुत्तों का अध्ययन है, याद रखिएगा बस ऐसे ही आप लोग, साइनोलॉजी। ठीक है, साइनोलॉजी। ठीक है, और अगला एक और बात है कि मधुमक्खियों का अध्ययन क्या होता है? मधुमक्खियों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? मधुमक्खियों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? ये भी आप लोग याद रखिएगा, मधुमक्खियों का अध्ययन उसे क्या कहते हैं? मधुमक्खियों का अध्ययन, तो उसे हम लोग कहते हैं एपियोलॉजी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको भी, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एपियोलॉजी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एपियोलॉजी। ये भी परीक्षा में आ चुका है 2-3 बार कि मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोगों को याद रखिएगा एपियोलॉजी होगा। ठीक है, और बाकी आप लोग कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उस उर्वरक का नाम बताइए, ये फिलहाल ये प्रश्न रिपीट हो गया, नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का हरा रंग होता है। तो ऑप्शन ए है कैरोटीनाइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है थायमिन, ऑप्शन डी एक्टिन। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस जीव में केंद्रीय डीएनए के एक पूरे सेट को क्या कहा जाता है? किस जीव में केंद्रीय डीएनए को एक पूरे सेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऊतक, ऑप्शन बी है कोशिकांग, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम, ऑप्शन डी है जीनोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीनोम। ठीक है, जीनोम। जीनोम क्या होता है? किसी जीव का जो आनुवंशिकी सामग्री होता है उसका पूरा सेट होता है। ठीक है, इसमें जीन और डीएनए दोनों पाया जाता है। जीनोम में क्या होता है? जीन पाया जाता है, जीन, और प्लस इसमें डीएनए भी पाया जाता है, डीएनए। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसमें डीएनए भी पाया जाता है, डीएनए। और ये क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम डीएनए से बनी संरचना होती है। ठीक है, याद रखिएगा, डीएनए से बनी संरचना, संरचनाएं, डीएनए से बनी संरचनाएं होती हैं। ऊतक क्या होता है? ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का एक समूह होता है जो एक साथ मिलकर विशिष्ट कार्य करता है, उसे ऊतक कहते हैं। कोशिकांग, कोशिकांग आप लोगों को पता होगा, कोशिकांग क्या होता है? एक कोशिका के भीतर का विशेष कार्य करने वाली की संरचना को कोशिकांग कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, वायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन कब होता है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है कोशिका में ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ भोजन के विघटन, ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान, ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना भोजन के विघटन के दौरान, ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ग्लूकोज के विघटन के दौरान। यार आरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज का विघटन। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होती है? इस प्रक्रिया में क्या होती है? जो ऊर्जा होती है हम लोगों की, वो क्या होती है? मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है हम लोगों की। ठीक है, ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 और CO2 और प्लस H2O यानी पानी का उत्पादन होता है इसमें। जब वो वायवीय शोषण होता है, जब ग्लूकोज को जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है और के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, तो यह वायवीय शोषण होता है और इसमें क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है और CO2 और प्लस H2O हमें मिलता है, इसका उत्पादन होता है एक तरह से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? सुसाइड बैग। ये भी आप लोगों को कई बार बताया चुका है। ऑप्शन ए है गोल्जी का, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो लाइसोसोम है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो लाइसोसोम हो जाएगा। आरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो भरा हुआ जेली जैसा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा प्रोटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है बिल्कुल इसका। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो होता है कोशिका के भी जैसे पदार्थ को, यहाँ पे कोशिका जैसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? यहाँ पे जो कोशिका जैसा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे उसे प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, कभी कभी साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। इसका सही आंसर जो होगा उप साइटोप्लाज्म होगा। तो साइटोप्लाज्म आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कौन नंबर प्रश्न है हम लोगों का? 13 नंबर। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब अगर हम लोग देखें कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो कोशिकीय अंग होता है। ठीक है, और यह जेली जैसा पदार्थ होता है, चिपचिपा और जीवित पदार्थ है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का यहाँ पे 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, गलत है, ये पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, गलत, छोटी होती है। मतलब सही है यह, सॉरी यहाँ पे, जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, यह सत्य है। ठीक है, असत्य नहीं है यह। पादप कोशिकाओं में सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, ये भी असत्य है, ये भी सत्य है। ऑप्शन सी है, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्ताएं पाई जाती हैं, ये आप लोगों का असत्य है यहाँ पे। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का सी। सी जो है वो असत्य हो जाएगा। रिक्ताएं जो पाई जाती हैं छोटी नहीं पाई जाती हैं, वो बड़ी को रिक्ताएं होती हैं, काफ़ी इसमें खाली स्थान होता है। ठीक है, बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके विपरीत होता है जो ये ये कोशिका की सबसे बड़ी भाग होती है और ये बड़ी रिक्ताएं पाई जाती है। बाकी ऑप्शन डी जो है वो आप लोगों का गलत है। पादप कोशिकाओं में कोशिकाएं भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, ये आप लोगों का सत्य है। भित्ति नहीं पाई जाती, को जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, ये सत्य है आप लोगों को। यार आरबी टीपीसी में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे हम लोगों का, ये प्रश्न शायद हो गया था अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो सामान्य जुकाम जो है, हैजा जो है, निमोनिया, तपेदिक, ये सब क्या है? ये सब हवा के माध्यम से फैलती हैं। एक केवल है जो हैजा जो है वो आप लोगों का वायु के माध्यम से नहीं फैलता है। ये किससे फैलता है? दूषित जल और दूषित पानी से। ठीक है, दूषित पानी और दूषित जल, आप लोग याद रखिएगा, दूषित पानी और भोजन के कारण यह फैलता है। बाकी ये जो जुकाम हो गया, ये सब वायु के माध्यम से फैलती हैं। तपेदिक निमोनिया हो गया, ठीक है, ये वायु जनित रोग हैं। और जो
हैजा जो है वो बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? अगला प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे, पानी की कमी के कारण पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी की कमी के कारण जो कोशिका को संकुचित कर देता है और कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है। ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है साइटोलिसिस, ऑप्शन सी है डीप्लाज्मोलिसिस और डी है प्लाज्मोलिसिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोलिसिस। यह क्या होता है? एक हाइपरटोनिक अगर घोल में हम रखें, इसमें पानी कोशिका से बाहर निकल जाता है और कोशिका इसमें सिकुड़ जाती है। जो प्लाज्मोलिसिस है, इसी में अगर हम हाइपरटोनिक जो घोल होता है उसी में रखें तो यह सिकुड़ जाता है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और यह पौधों के पानी को की कमी को बचाने से मदद करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये आप लोगों का आज का प्रश्न है, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं कितनी होती हैं? ऑप्शन ए है 100 मिलियन, ऑप्शन बी है 200 मिलियन, ऑप्शन सी है 400 मिलियन, ऑप्शन डी है 300 मिलियन। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में 2016 में पूछा गया था। तो ये आप लोगों को आंसर बताना है और ऑल द बेस्ट आप सभी को कल के एग्जाम के लिए। यह वीडियो आप लोगों को शायद सुबह मिलेगी, तो आप लोग तैयारी अच्छे से कर किए होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को एग्जाम से पहले। आप लोगों का पेपर अच्छा हो और अगर क्वेश्चन आप लोगों को पता हो तो आप लोग ज़रूर हमें सेंड कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस कमेंट का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। ये आप लोगों का प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।